18 से अपन कंटिन्यू क्लासेस लेंगे, पेड क्लासेस। जिसने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो 18 से पहले रजिस्ट्रेशन करा ले। तो अभी 7:50 तक रुकते हैं, फिर शुरू करेंगे आज का टॉपिक। आज के दिन वैसे मैं बात करूँगा, पहले जो डेमो क्लास थी उसमें अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था। दूसरी डेमो क्लास में मैंने आपको रसशास्त्र का एक टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें अपन ने द्रव्य वर्ग और परिभाषा प्रकरण की बात की थी। आज के लेक्चर में मैं बात करूँगा पंचविध कषाय कल्पना, जिसमें भी अपन मेनली जो मौलिक कल्पनाएं हैं, मौलिक मतलब जो 5 मेन कल्पनाएं हैं उनकी ही बात करेंगे अपन आज के। ठीक है। इसके अलावा सुश्रुत ने 6 मानी है प्रधान कल्पनाएं, और शारंगधर ने 7 मानी है। तो उन 6-7 कल्पनाओं के बाकी जो एक्स्ट्रा कल्पनाएं जो उन्होंने मानी है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात मैं आपसे करूँगा। तो 3 मिनट वेट करते हैं, जो जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं, उसके बाद अपन शुरू करेंगे। सॉरी। ये रिकॉर्ड होता होगा। वोट का नहीं है। कर दूँ शुरू? ठीक है, जिनको जुड़ना था वो जुड़ चुके हैं। अपन आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज मैं बात करूंगा पंचविध कषाय कल्पना की जो प्रिंसिपल कल्पनाएं हैं, प्राइमरी कल्पनाएं हैं, उनके बारे में। तो औषध कल्पनाएं 2 प्रकार की अपन मान सकते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो जो मेन कल्पनाएं होते हैं, मुख्य कल्पनाएं, ठीक है, जिसमें स्वरस, कल्क, श्रित यानी क्वाथ, हिम और फांट, ये 5 मुख्य कल्पनाएं हैं जो चरक ने मानी है। ठीक है। और द्वितीय कल्पनाएं क्या होती है, जो इन 5 कल्पनाओं में संस्कार करके उत्पन्न की जाती है, यानी ये इनसे ही बनती है, इनका ही मॉडिफाइड रूप होती है। ठीक है। तो उस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब कषाय कल्पना वर्ड के बारे में अपन देख लेते हैं। तो उसमें कल्पना की तो अपन ने बात कर ही ली थी, युक्ति या फिर अपन जो भी संस्कार करते हैं, संस्कार करके जो योग तैयार करते हैं उनको कल्पना कहते हैं। कषाय शब्द की निरुक्ति क्या है? कश हिंसायाम धातु से कशते कंठम द्वारा कषाय शब्द बनता है, जिसका अर्थ है मूल द्रव्य की हिंसा कर, अर्थात उसका स्वरूप नष्ट कर सेवन योग्य बनाना। ठीक है। 2 अर्थ ले सकते हैं। एक तो ना कंठ के रूप में लिखते हैं कशते कंठम, जो कंठ में जो कंठ को खींचे। ठीक है। जैसे आप कोई कसैली चीज़ खाते हो ना, तो ऐसा लगता है गला चिपक गया हो, तो उस तरह का जो है कशते कंठम। कश हिंसायाम, जो मतलब मूल द्रव्य को नष्ट करके जो है उसको सेवन करने योग्य बनाता है। जैसे अपन रसशास्त्र में पढ़ेंगे पारद, पारद कैसे होता है? टॉक्सिन होता है, लेकिन उसमें अपन अनेक प्रक्रियाएं करके, अनेक संस्कार करके उसको सेवन योग्य बनाते हैं। तो वैसे ही है कि कषाय कल्पनाएं क्या है कि किसी जो मूल द्रव्य है, जैसे कोई काष्ठ औषधि है या फिर कोई भी खनिज द्रव्य वगैरह है, उनको
संस्कारों के द्वारा संस्कार करके या फिर उनको मतलब कोई भी प्रक्रिया करके शरीर के सेवन योग्य बनाना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कषाय शब्द। ठीक है, अब कषाय की परिभाषा की अपन बात करते हैं। तो कंठस्य कशनात् प्रायो रोगाणां वापि कर्षणात् कषाय शब्द प्राधान्यात् सर्व योगेषु कल्प्यते। इसमें मतलब यहाँ पे क्या है कि सेवन करते समय कंठ में लगने के कारण या कंठ के लिए अहितकर होने के कारण तथा रोगों का कर्षण, कर्षण मतलब वो खींच कर निकालना बाहर, तो रोगों का कर्षण करने के कारण संपूर्ण योगों में कषाय शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पे बता दिया कि कषाय अपन क्यों बोलते हैं, कषाय कल्पना। तो उसका रीज़न ये है कि कषाय शब्द से मतलब ही है रोगों को अपकर्षित करना या खींचना, ड्रैग करना। तो यहाँ पे कषाय शब्द की ये परिभाषा हो गई। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं कषाय कल्पनाएं विभिन्न आचार्यों के अनुसार। तो सबसे पहले आचार्य चरक के अनुसार, जो आप चरक सूत्र स्थान अध्याय 4 का 8वां श्लोक पढ़ेंगे, तो पंचविधम कषायम कल्पनमिति तद्यथा स्वरसः कल्कः श्रितः शीतः फांटश्चेति। पहला क्या है, स्वरस, दूसरा कल्क, तीसरा श्रित या क्वाथ, चौथा शीत या हिम कल्पना, पांचवी फांट कल्पना। ठीक है, ये चरक ने 5 कल्पनाएं बताई है। वाग्भट ने भी चरक का समर्थन किया है, मतलब वाग्भट ने भी इन्हीं 5 को मुख्य या प्राथमिक कल्पनाएं माना है। आचार्य सुश्रुत, उन्होंने 6 प्राथमिक कल्पनाएं मानी है, जिसमें चरकोक्त 5, ठीक है, मतलब चरक द्वारा बताई हुई जो 5 है, स्वरस कल्क क्वाथ हिम और फांट। इसके अलावा एक शीर कल्पना उन्होंने बताई है एक्स्ट्रा। ठीक है, आचार्य काश्यप की बात करें, आचार्य शारंगधर की भी बात करें, तो उन्होंने क्या है 7 मेन मुख्य कल्पनाएं बताई हैं। ठीक है, 7 कौन कौन सी बताई हैं, स्वरस कल्क क्वाथ और उसके अलावा हिम फांट चूर्ण और अभिशव। ठीक है, तो इसका श्लोक मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ। चूर्णम शीत कषायश्च स्वरसो अभिशवस्तथा फांटः कल्कस्तथा क्वाथो यथावत्तम निबोध में। अब यहाँ काश्यप संहिता में इन्होंने 7 जो मुख्य कल्पना है, इसको क्या बोला उन्होंने, सप्तविध कल्पना। ठीक है, तो उन्होंने 7 प्राथमिक कल्पनाएं बताई है। अब अपन बात करते हैं पंच कषाय योनियों के बारे में। योनि मतलब जिनसे उत्पत्ति होती है कषाय कल्पनाओं की। ठीक है, तो षड्रस आपने पढ़ा है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। उनमें से 5 रसों की तो अपन कल्पनाएं तैयार कर सकते हैं। एक लवण रस है जिसकी अपन कोई कल्पना नहीं बना सकते। अब क्यों नहीं बना सकते, स्वरस की बात करें तो स्वरस की एक कल्पना क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि लवण में आप स्वरस बनाने के लिए क्या होगा, लिक्विड ऐड करोगे, उसमें पानी ऐड करोगे, तो लवण क्या होता है, पानी में पूरी तरह घुल जाता है। ठीक है, उसको पानी से अलग नहीं कर सकते फिर, इसलिए यहाँ पे उसकी स्वरस कल्पना तैयार नहीं हो सकती। और दूसरी बात, कई कहेंगे कि पानी में घोल दिया तो लिक्विड तो हो गया, स्वरस क्यों नहीं कहलाया फिर वो, तो उसमें गुणांतर धान होना भी ज़रूरी है, मतलब उसके गुणों में वृद्धि होना भी ज़रूरी है। जो लवण पानी में घुलने से पहले जो उसके गुण कर्म थे, वही पानी में घुलने के बाद भी होंगे, उनमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, इसलिए लवण की कोई स्वरस कल्पना अपन नहीं बना सकते। कल्क की बात करें तो पेस्ट कैसे बनाओगे लवण का, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करोगे तो वो लवण तो उस पानी में घुलता जाएगा, तो उसकी चटनी भी अपन नहीं बना सकते हैं। क्वाथ, क्वाथ आप बना दोगे, ठीक है, आपने 16 गुना पानी डाल दिया, उसको अष्टमांश शेष भी रख लिया, लेकिन क्या लवण के गुणों में कोई अंतर आया, लवण के कर्मों में कोई अंतर आया, वो नहीं आता है, इसलिए क्वाथ कल्पना भी नहीं बना सकते। हिम और फांट के साथ भी यही सीन है कि पानी आप भले ही कम ज़्यादा कितना ही कर लो, पर लवण के जो मौलिक गुणधर्म है, ठीक है, मौलिक गुण और कर्म है, उनमें कोई अंतर जो है नहीं आता है, तो इसलिए लवण की कोई भी कषाय कल्पना नहीं बनाई जा सकती। आई होप समझ में आया होगा आपको ये बात। ठीक है, फिर अपन अब बात करते हैं स्वरस कल्पना की। ठीक है, तो स्वरस कल्पना में ये चीज़ आपको, ये जो है आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ वर्णन सारा मिलेगा आपको इन सब का, क्लासिफिकेशन मैंने बताया। ठीक है, तो प्रधान कल्पना जो है स्वरस की मुख्य मौलिक कल्पना वो 1 होती है और अनुकल्पनाएं इसकी 3 होती हैं। मतलब असल में स्वरस एक ही प्रकार का होता है, जिसके बारे में मैं अभी आगे बात करूँगा, और बाकी उसकी अनुकल्पनाएं बांध सकते हैं अपन। तो अनुकल्पनाएं 3 कौन कौन सी होगी, एक निशोषित अनुकल्प स्वरस, जिसकी डिटेल अभी अपन बात करेंगे। एक अग्नि संयोग अनुकल्प स्वरस, जिसमें क्वाथ स्वरस और पुष्पाक स्वरस की अपन बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रधान कल्पना स्वरस की बात करते हैं। तो प्रधान कल्पना स्वरस में क्या है परिभाषा,
चरक सूत्र 4 में बता रखी है, यंत्र निष्पीड़िता द्रव्याद रस स्वरस उच्यते, यानी द्रव्य को यंत्र से निचोड़ कर निकाला जाने वाले रस को स्वरस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे ये बात अपन को। फिर आपको मेन जो याद करनी है डेफिनेशन, वो याद करनी है शारंगधर वाली। क्यों? क्योंकि कल्पनाएं जो होती हैं फॉर्मुलेशंस में, जो श्रेष्ठ ग्रंथ है, श्रेष्ठ शास्त्र है, वो शारंगधर संहिता है। ठीक है, तो अपने जैसे कोई भी अपन मेडिकेशंस तैयार करते हैं, उसमें मेनली अपना रोल होता है शारंगधर का। ज़्यादातर जो औषध योग हैं वो शारंगधर की विधि से ही बनाते हैं अपन। ठीक है, तो इसलिए स्वरस की, कल्क की, क्वाथ की या चूर्ण, जो भी आप कल्पनाएं पढ़ेंगे, उनमें फर्स्ट प्रेफरेंस किसके श्लोक को देनी है, किस विधि को देनी है? शारंगधर संहिता की विधि को। ठीक है, तो यहाँ पे शारंगधर क्या कहते हैं? आहर्तात् तत्क्षण आकृष्टाद द्रव्यात् क्षुणात् समुद्धरेत वस्त्र निष्पीड़ितो यह स रस स्वरस उच्यते, यानी आहर्तात्। आहर्तात्, हत मतलब क्षतिग्रस्त होना। ठीक है, आहर्तात् मतलब कि शीत, अग्नि, कीड़े मकोड़े या ऊष्मा द्वारा जो नष्ट न हुई हो। तत्क्षण आकृष्टाद, अब तत्क्षण आकृष्टाद से आप क्या समझेंगे? आपको किसी चीज़ का जूस निकालना है, स्वरस निकालना है, तो आप उसको ताज़ा काम में लेंगे या फिर 1-2 दिन पड़ा हुआ? तो आप ऑब्वियसली ताज़ा काम में लेंगे। तो तत्क्षण आकृष्टाद मतलब जब आपको स्वरस निकाला है उससे थोड़ा पहले ही। ठीक है, तुरंत उखाड़ कर लाई गई। उसको उखाड़ कर लाने के बाद रखना नहीं है कि 1-2 दिन फ्रिज में रखा फिर उसके बाद बनाए, नहीं, तुरंत आप उखाड़ कर लाए और तुरंत उसका स्वरस बनाए। फिर द्रव्यात शून्नात, शून्य मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े करना, तो द्रव्यात शून्नात उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कूट कर समुद्धरेत वस्त्र निष्पीड़ितो यह से रस स्वरस उच्यते, कि उसको छोटे छोटे टुकड़े किया फिर कूट कर वस्त्र से निचोड़ कर जो रस निकाला जाता है उसको स्वरस कहते हैं। ये आचार्य शारंगधर की परिभाषा है। ठीक है, फिर उसके बाद निशोषित या अनुकल्प स्वरस। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो शुष्क होते हैं, जिनमें से ज़्यादा रस नहीं निकलता है, तो उनको एक अल्टरनेटिव मेथड में उनका स्वरस निकालने की विधियाँ हैं अब। ठीक है, तो उसमें पहली विधि निशोषित अनुकल्प स्वरस। इसमें क्या बोलता है? कुड्वम चूर्णितम द्रव्यम क्षिप्तम च द्विगुणे जले अहोरात्र स्थितम तस्मात् भवेद वा रस उत्तमम। मतलब शुष्क द्रव्य के एक कुड़व या 4 पल चूर्ण को, मतलब शुष्क द्रव्य था उसका अपन ने चूर्ण किया और 4 पल मात्रा में ले लिया, फिर उसमें 2 गुना, 2 गुना मतलब 8 पल, ठीक है, मात्रा में जल मिला दिया, फिर उसको 24 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया। फिर 24 घंटे बाद उसको वापस देखा और उसको मसला अच्छे से, जो भी अपना चूर्ण था उसको, और फिर उसके बाद छान कर जो रस प्राप्त होता है उसको स्वरस कह दिया। ठीक है, समझ में आ गया? निशोषित अनुकल्प स्वरस। यहाँ पे मेन बात यह है, इंपॉर्टेंट बात, कि अहोरात्र 24 आवर्स के लिए तो उसको रखना ही है। मतलब जब आपको इस स्वरस की ज़रूरत है, उस शुष्क चूर्ण के स्वरस की, उससे 24 घंटे पहले ये प्रोसीजर शुरू कर देना है कि ठीक है, शुष्क द्रव्य का चूर्ण लेना, उसमें 2 गुना जल डालना और 24 घंटे के लिए उसको रख देना है। फिर उसको मसल कर छान कर जो है उससे प्राप्त जो लिक्विड होगा वो स्वरस कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है क्वाथ स्वरस। अब भाई आपके पास 24 घंटे नहीं है, आपको तो तुरंत बना के देना है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए क्वाथ सरस अनुकल्पना है। तो उसमें क्या बोल रखा है? आदायम शुष्क द्रव्यम वा स्वरस स्वरस नाम संभवे, मतलब स्वरसा नाम असंभवे जले अष्टगुणिते साध्यम पादशेषम च गृह्यते। यहाँ पे क्या बता रखा है? शुष्क द्रव्य को यवकूट करके। अब यवकूट वर्ड का मतलब क्या होता है? यव बोलते हैं किसको? जौ। तो जौ के दाने कैसे होते हैं? मोटे मोटे। ठीक है, तो वैसा ही कुछ होता है यहाँ पे। यवकूट मतलब जो फाइन पाउडर नहीं होके मोटा होता है, एकदम मोटे मोटे दाने टाइप दिखते हैं, उसमें दानेदार होता है जो। ठीक है, तो शुष्क द्रव्य को यवकूट करके 8 गुना यानी 8 गुना जल में डालकर उबालेंगे पहले। फिर जब वो 1/4 यानी चतुर्थांश शेष रह जाए तो उसको वस्त्र से छान लेंगे, इसी को अपन स्वरस बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे मेन बात यह है कि निशोषित अनुकल्प स्वरस आप नहीं बना सकते हैं, उस कंडीशन में आप क्वाथ स्वरस बना सकते हैं। ठीक है, फिर एक आता है पुटपाक स्वरस। पुटपाक स्वरस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, यहाँ पे मैंने लिखा तो नहीं है डिटेल वर्णन, क्योंकि पेड क्लास में अपन उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो आर्द्र और ताज़ा होते हैं, लेकिन उनका अपन स्वरस नहीं निकाल पाते हैं, या निकलता भी है ना तो कम स्वरस निकलता है। जैसे कि अपने निम्ब पत्र, वासा पत्र, इनके स्वरस नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, बिल्व पत्र, कुटज पत्र,
इनके स्वरस नहीं निकल पाते हैं। तो फिर अपन क्या करते हैं, पुटपाक विधि से इनका जो इनको शून्य करके, ठीक है, फिर इनका जो है स्वरस निकालते हैं। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो भी द्रव्य है, जैसे नीम के पत्ते से अपन ले लेते हैं, निम्बादि स्वरस अपन पहले देखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले नीम के पत्ते लिए, वो आर्द्र होते हैं, मतलब ताजे नीम के पत्ते लिए, फिर उनको शिला पर पीस कर कल्क बना लिया उनका, ठीक है। कल्क मतलब चटनी बना ली अपन ने उसकी। फिर वो यदि शुष्क द्रव्य है, अगर पहले आर्द्र द्रव्य की बात कर ली, यदि शुष्क द्रव्य है तो उसका महीन या बारीक चूर्ण बनाकर उसमें जल मिलाकर फिर वही पिंड जैसा गोला बना लिया है, कल्क बना लिया, ठीक है। अब इस कल्क के ऊपर जो है वटपत्र या गंभारी, जैसे बड़े बड़े पत्ते वाले होते हैं ना, वट, गंभारी, जम्बू आदि के पत्ते लपेट लिए, ठीक है। फिर उसको अच्छे से बांध दिए। फिर उसके ऊपर जो है गेहूं का आटा का 1 अंगुल लंबा या मोटा लेप कर दिया, ठीक है। मतलब सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक कि नींब पत्र वगैरह लिए, उनका जो है कल्क बना लिया, ये अपन ने मान लो कल्क बना लिया, ठीक है। फिर कल्क के ऊपर अपन ने क्या किया, पत्ते लगा दिए, पत्तों से उसको कवर कर दिया, ठीक है। तो ये अपना कल्क हो गया, के मतलब कल्क। ये अपनी कवरिंग होगी किसकी, पत्रों की, पी से मतलब पत्र समझ लेना। फिर उसके ऊपर अपन ने 1 अंगुल मोटा किसका लेप कर दिया अपन ने, आटे का, ठीक है, आटा, 1 अंगुल मोटा आटे का लेप कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर उसके ऊपर भी एक लेप करना है, किसका, मुल्तानी मिट्टी का, एम से डिनोट कर रहा हूँ मैं, मुल्तानी मिट्टी का, ठीक है। अभी तक का स्टेप समझ में आया। पहले स्टेप में अपन ने क्या लिया, जो भी द्रव्य अपन को जिसका पुटपाक स्वरस निकालना है उसको कल्क बनाना है, ठीक है। द्रव्य है, आर्द्र द्रव्य है तो उसका डायरेक्ट कल्क बन जाएगा, शुष्क द्रव्य है तो उसका चूर्ण बना के पानी मिला के फिर उसका कल्क बनाना है। पहला स्टेप समझ में आ गया। दूसरे स्टेप में अपन ने क्या किया, उसमें ऊपर से जंबीर पत्र, गंभारी पत्र या बरगद का जो है वट पत्र, ठीक है, जम्बू पत्र, इनको जो है पत्तों को लपेट कर और उसको कवर कर दिया, ठीक है, पत्ते की कवरिंग कर दी। फिर उसके ऊपर अपन ने 1 अंगुल मोटा, ठीक है, 2 अंगुल मोटा, फिर नहीं, पहले 1 अंगुल मोटा गोधूम यानी गेहूं के आटे का लेप किया अपन ने, आटा लिख रखा है मैंने जो। तीसरा स्टेप ये हो गया। और चौथे स्टेप में मुल्तानी मिट्टी का लेप करना है, कितना, 2 अंगुल मोटा, ठीक है। आटे का 1 अंगुल मोटा था, मुल्तानी मिट्टी का 2 अंगुल मोटा है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको पुटपाक देंगे अपन, ठीक है। थोड़ी देर इसको सुखा के वन्योपल यानी जो अपने गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं, ठीक है, उन उसकी आँख में इसको रखते हैं। जब ये रक्त तप्त हो जाए या लाल वर्ण का हो जाए तब तक इसका पाक करते हैं। फिर इसको निकाला, सारी कवरिंग्स हटाएंगे, पहले मुल्तानी मिट्टी की कवरिंग हटाई, फिर उसके अंदर की साइड किसकी कवरिंग थी, आटे की कवरिंग हटाई, फिर वो पत्ते हटाए, ठीक है। फिर अंदर जो शून्य पड़ा हुआ जो कल्क था उसको एक वस्त्र में रखा, उसको निचोड़ा, फिर उससे आसानी से स्वरस निकल जाता है। आई होप आपको पुटपाक स्वरस की समझ में आई होगी कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रहा है इसने, पुटपाकस्य मात्रेयम लेपस्यंगार वर्णता लेपम च द्वयांगुल स्थूल कुर्यात अंगुष्ठ मात्रकम काश्मरी वट जम्बुवादी पत्र वेष्टनम उत्तमम। यहाँ पे मतलब यही बता रहा है कि काश्मरी गंभारी का पर्याय है, तो काश्मरी वट जम्बू आदि से जो लेप पत्ते ऐसे बांधने को बोला गया है यहाँ पे। तो ये आपको विधि मैंने पुटपाक स्वरस की समझा दी। आगे अपन बात करते हैं स्वरस की मात्रा। तो स्वरस की मात्रा अपन ने 2 प्रकार की स्वरस कल्पनाएं पढ़ी, पहली तो प्रधान कल्पना, दूसरी जो है उसकी अनुकल्पना है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें मात्रा बदल रही है। तो स्वरसास्य गुरुत्वाच्च पलमर्दम प्रयोजयेत निशोषितम च अग्निसिद्धम पलमात्रम रसम पिबेत। यानी प्रधान जो स्वरस कल्पना है वो आधा पल मात्रा में लेनी है, और जो निशोषित या अग्निसिद्ध अनुकल्पना है वो 1 पल मात्रा में लेनी है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि आधा पल में तो प्रधान कल्पना है और निशोषित अग्निसिद्ध 1 पल क्यों ली भाई, ज़्यादा क्यों ली। तो अग्नि संयोग के कारण वो कल्पना क्या हो गई, हल्की हो गई, लघु हो गई, इसलिए उसकी मात्रा ज़्यादा कर दी, ऐसे आप जान सकते हैं। दूसरी बात क्या है, निशोषित और अग्निसिद्ध कल्पना ज़्यादातर किसके लिए अपन काम में ली, शुष्क द्रव्यों के लिए जिनका स्वरस आसानी से नहीं निकाला जा सकता था। तो उनमें मतलब वीर्य, उनका जो पोटेंसी थी वो भी कम होगी थोड़ी, तो इसलिए भी अपन ज़्यादा मात्रा में ले ली है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। फिर अपन जानते हैं प्रक्षेप द्रव्य।
प्रक्षेप द्रव्य आप ऐसे समझ सकते हैं, वो द्रव्य होते हैं जैसे कि आप गन्ने का जूस पीते हो तो ऊपर से आप है ना डालते हो ना मसाला, चाहे सॉल्ट ही हो, नॉर्मल सॉल्ट डालते हो चाहे, ठीक है, तो वही प्रक्षेप द्रव्य होते हैं जो ऊपर से उसके टेस्ट को और अच्छा करने के लिए, उसकी स्मेल को और अच्छा करने के लिए अपन डालते हैं, तो वो प्रक्षेप द्रव्य है। तो प्रक्षेप द्रव्य इसमें क्या क्या डालते हैं? मधु श्वेता गुणम चाराण जीरकम लवणम तथा गर्तम तैलम च चूर्णादीन कौल मात्रम रसे क्षिपेत। कि मधु हो गया, शर्करा हो गया, गुड़ हो गया, क्षार हो गया, जीरा हो गया, लवण हो गया, तेल, घृत और कोई भी अगर चूर्ण मिलाना हो तो वो कितनी मात्रा में मिलाएं? कोल मात्रा में या 6 ग्राम मात्रा में, ठीक है। अब इसके कॉमन एग्जाम्पल्स अपन क्या क्या देख सकते हैं? गुड़ूची स्वरस प्रमेय में देते हैं। वासा स्वरस, वासा क्या होता है? कासग्न होता है, ठीक है, मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो पित्तज रोग है जैसे रक्त पित्त है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो वासा स्वरस रक्त पित्त, कास, श्वास आदि में काम आता है। दारू हरिद्रा स्वरस कामला रोग में काम आता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैंने रख दिए हैं, ठीक है। तो ये अपनी स्वरस कल्पना पूर्ण हो गई है। अब अपन बात करते हैं कल्क कल्पना की, ठीक है। परिभाषा की बात करें तो कल्क की परिभाषा क्या है? यह पिंडो रस पिष्टा नाम कल्कः से परिकीर्तित है। कि द्रव्य को रस सहित पीसकर पिंड बना लेना कल्क कहलाता है, ठीक है। जैसे घरों में आपने कई बार देखा होगा, आपके मम्मी वगैरह जो बनाती है, चटनी बनाती है, जैसे कि लहसुन की चटनी बनाई, ठीक है, कभी टमाटर की चटनी बनाई, तो क्या करते हैं कि सिलबट्टा होता है, उस पर अपन क्या टमाटर वगैरह डाले, फिर उसको पीसते हैं, ठीक है, बट्टे से पीसते हैं अच्छे से। तो उसके बाद जो चटनी तैयार होती है उसी को अपने यहाँ आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? कल्क कल्पना, ठीक है। तो आचार्य शारंगधर की परिभाषा आपको याद रखनी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। द्रव्यम आर्द्रम शिलापृष्ठम शुष्कम व सजलम भवेत प्रक्षेप आवाप कल्कास्ते तन्मानम कर्ष सम्मितम। कि आर्द्र द्रव्य को शिला पर पीसकर या शुष्क द्रव्य के चूर्ण में जल मिलाकर शिला पर पीसकर जो पिंड या चटनी या लुगदी बनाई जाती है उसे कल्क कहते हैं। इसके पर्याय क्या होते हैं? प्रक्षेप और आवाप। यहाँ पे प्रक्षेप वो प्रक्षेप द्रव्य वाला प्रक्षेप नहीं है, ऐसे ही प्रक्षेप बोला है इसको। और आवाप वो रसशास्त्र वाला आवाप नहीं है, ऐसे इसका पर्याय दिया है आवाप, ठीक है। मात्रा इसकी कितनी होगी? 1 कर्ष, तन्मानम कर्ष सम्मितम, 1 कर्ष मात्रा हो गई। इसमें प्रक्षेप द्रव्य क्या डालते हैं? कल के मधु घृतम तैलम देया द्विगुण मात्रा। मतलब मधु घृत और तेल का अगर मिलाना है, आपको प्रक्षेप देना है तो 2 गुनी मात्रा में। 2 गुनी मतलब कल्क जो आप जितना यूज कर रहे हो, जैसे आप कल्क 12 ग्राम ले रहे हो तो 2 गुनी मात्रा 24 ग्राम। तो कल्क जो आप जितना प्रयोग कर रहे हो उसकी डबल मात्रा लेनी है, ठीक है। शर्करा गुड़म समम समौदद्यात कि नसिता यानी शर्करा और गुड़ अगर आप प्रयोग कर रहे हो प्रक्षेप के रूप में तो वो समान मात्रा में डालना है। द्रवादेयास चतुर्गुणा, कोई लिक्विड डाल रहे हो उसमें सोरस आदि कुछ डाल रहे हो तो वो चौगुनी मात्रा में, चतुर्गुण मात्रा में आपको ऐड करना है। अब इसके एग्जाम्पल्स अपन क्या देख सकते हैं? निम्ब कल्क, निम्ब कल्क अगर आप एक्सटर्नली यूज करते हो तो किसमें? जैसे कोई घाव हो गया किसी का तो घाव पे आप नीम के कल्क का लेप लगाते हो तो व्रण शोधन और रोपण में। इसके अलावा कुष्ठ रोग में एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए निम्ब कल्क का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे किसी के पीड़िका वगैरह हो गई या फिर कोई घाव बन गया तो उसके ऊपर नींब का लेप करने से वो एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, एंटी माइक्रोबियल का भी काम करता है। इसके अलावा नींब का जो मुख्य कर्म है वो क्या है? कंडुग्न, कंडू बोलते हैं खुजली को, तो खुजली का भी खुजली भी ख़त्म करता है उस जगह से, ठीक है। और स्किन को नई स्किन लाने में हेल्प करता है। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। इंटरनल यूज़, इंटरनल यूज क्या है? जो वमन का पेशेंट है, कुष्ठ है, पित्त कफत जो विकार है, इसके अलावा कृमि रोग, क्रमिग्न भी होता है निम्ब, तो कृमि रोगों में जो कीड़े पड़ जाते हैं उनमें जो है इंटरनल, पेट में जैसे कीड़े पड़ गए तो नीम का कल्क का सेवन कराते हैं उसको, उसको फ़ायदा होता है इससे, ठीक है। तो कृमि रोग हो गया, ये निम्ब कल्क के एग्जाम्पल हो गए। फिर रसोन कल्क, रसोन जो भी वात रोग और विषम ज्वर जो है उनको नाश करने वाला होता है। तो ये अपने कुछ एग्जाम्पल हो गए कल्क कल्पना के। अब अपन आगे बात करते हैं क्वात कल्पना की। तो क्वात कल्पना की परिभाषा सबसे पहले आचार्य चरक के अनुसार क्या है? वन्नौ तु क्वथितम द्रव्यम श्रुतमाहुष चिकित्सका। द्रव्य को जल के साथ अग्नि पर उबालकर जो द्रव प्राप्त होता है उसे क्वात कहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कोई मात्रा वगैरह का जो है बता नहीं रखा है। इसकी डिटेल अपन को कहाँ मिलती है? शारंगधर संहिता में। श्लोक आपको याद करो तो बहुत अच्छा है, करना चाहिए वैसे याद, ठीक है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कई बार अपन विधि जो होती है अपन भूल जाते हैं, लेकिन अपन को जब श्लोक याद होता है ना तो क्रम से उसका प्रोसीजर पूरा याद हो जाता है।
ठीक है। दूसरी बात, वायवा में आपसे टीचर हिंदी नहीं पूछता, वहाँ वो बोलता है कि ये तो पंचविध कषाय कल्पना है, मेन प्राथमिक कल्पना है, प्राइमरी प्रिपरेशंस हैं, इनके तो आपको श्लोक याद होने चाहिए। तो उस वक्त भी आप पे अगर आपको श्लोक याद हैं तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पे, तो इसलिए भी आपको श्लोक याद करना चाहिए। ठीक है। तो पानीयम षोडश गुणम शून्य द्रव्य फले क्षिपेत मृतपात्रे क्वाथ्येद ग्राह्यम अष्टमांशावशेषितम तज्जलम पायेद्धिमान कोष्णम मृदु अग्निसादितम श्रुतः क्वाथः कषायश्च निर्यूह स निगद्यते। यहाँ पे क्या बोल रखा है, पानीयम षोडश गुणम, पानी कितना लेना है, 16 गुना। शून्य द्रव्य फले क्षिपेत, द्रव्य लेना है उसको अच्छे बारीक काट कर, और कितनी मात्रा में लेना है, द्रव्य पले, पल मात्रा में, एक पल मात्रा में द्रव्य लेना है। मृत पात्रे क्वाथित, मृत मतलब मिट्टी के, अब पुराने ज़माने में स्टील, ठीक है, एल्यूमिनियम, इनके बर्तन तो चलते नहीं थे, वहाँ चलते थे लोहे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, तो यहाँ पे इसी हिसाब से इन्होंने बता रखा है मृत पात्रे क्वाथित, कि मिट्टी के पात्र में जो है क्वाथ तैयार करना है। ग्राह्यम अष्टमांशावशेषितम, कितना शेष रखना है, अष्टमांश यानी 1/8 भाग जो है शेष रखना है। तज्जलम पाये धीमान कोष्णम मृदु अग्नि साधितम, अब इस जो क्वाथ को है वो किस अग्नि पकाना है, मृदु अग्नि या मंद अग्नि पे पकाना है। ठीक है। तज्जलम पाये धीमान, कि जो बुद्धिमान वैद्य है उसको, रोगी को जो है ये कोष्ण यानी गुनगुना करके पिलाना चाहिए। श्रितम क्वाथम कषायश्च निर्यूह से निगद्यते, इसके पर्याय क्या क्या हो गए, श्रित, क्वाथ, कषाय, निर्यूह, ये जो है क्वाथ कल्पना के पर्याय हैं। समझ में आ गया आपको। हिंदी एक बार वापस पढ़ लेता हूँ। यवकूट किए हुए एक पल द्रव्य में 16 गुना पानी डालकर मृदु अग्नि पर पाक करना है। अष्टमांश शेष रहने पर उसको उतार कर छान लेना है। तत्पश्चात विद्वान चिकित्सक उस कोष्ण क्वाथ को रोगी को पिलावे। तो यहाँ पे आपको क्वाथ कल्पना की परिभाषा समझ आ गई। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस डाल दी जाती हैं। स्पेसिफिक कंडीशंस कैसे, कि द्रव्य के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो कि अगर आपका जैसे द्रव्य का संघात, कि मतलब वो उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, अगर मृदु द्रव्य है तो उसमें कितना पानी डालना है, मध्यम द्रव्य है तो कितना पानी डालना है, और जो खर या कठिन द्रव्य है तो उसमें कितना पानी डालना है, द्रव्य के संघात के अनुसार। ये सब यादव जी त्रिकम जी के काम है, ये बहुत अच्छे मतलब फॉर्मुलेशन, जैसे शारंगधर का नाम है वैसे ही मॉडर्न आचार्यों में यादव जी त्रिकम जी का नाम है। तो उन्होंने ये बताया कि अगर आप मृदु द्रव्य लेते हो तो उसमें आपको कितना पानी मिलाना है, 4 गुना पानी मिलाना है और 1/4 शेष रखना है। मध्यम द्रव्य लेते हो तो उसमें आपको 8 गुना पानी लेना है और 1/8 शेष रखना है। ठीक है। और खर या कठिन द्रव्य लेते हो तो 16 गुना पानी लेना है और 1/8 शेष रखना है। ठीक है। तो ये उन्होंने बताया है, ये आप याद रखिएगा। 2 नंबर में कई बार पूछ लेते हैं कि द्रव्य के संघात के अनुसार जल की मात्रा बताइए, कितना जल लेना चाहिए। ऐसे ही द्रव्य की मात्रा के अनुसार, कि आपने जो आप क्वाथ बना रहे हो उसके लिए द्रव्य आपने कितना लिया, उसके अकॉर्डिंग जल का प्रयोग। कि आपने एक कर्श, यानी एक कर्श कितना होता है 12 ग्राम, से एक पल कितना होता है 48 ग्राम। तो अगर आपने इतना द्रव्य लिया है तो उसमें आपको कितना गुना जल डालना है, 16 गुना जल डालना है। अगर आपने एक पल यानी 48 ग्राम से ऊपर, ठीक है, यहाँ पे एक पल तक तो अपन को कितना लेना है, 16 गुना जल। एक पल से अगर आप ऊपर ले रहे हो, 2 पल, 10 पल, 20 पल, तो वहाँ से लेके एक कुड़ाव क्या होता है 192 ग्राम लगभग होता है, तो उसमें 8 गुना पानी आपको मिलाना है। और एक कुड़ाव से एक खारी तक 4 गुना पानी, मतलब जितनी ज़्यादा मात्रा बढ़ाते जाओगे आप द्रव्य की, उतना आपको पानी की मात्रा कम करनी है। ठीक है। तो ये द्रव्य की मात्रा के अनुसार जो है जल की मात्रा यहाँ पे बता रखी है। ठीक है। आगे हम बात करें क्वाथ की मात्रा, तो आचार्य शारंगधर 2 पल मात्रा बताते हैं और यादव जी त्रिकम जी यानी द्रव्य गुण विज्ञान जो सब्जेक्ट उन्होंने लिखी थी उसमें उन्होंने 1 पल मात्रा बताई है। अब प्रक्षेप द्रव्यों की बात करें तो शर्करा और मधु के बारे में बता रखा है, दोषों अनुसार इसको यूज करना है। अगर वातज दोष है तो वात दोष को कौन करेगा दूर, शर्करा, मधुर रस। ठीक है। और अगर कफ दोष है तो उसको कौन दूर करेगा, मधु। कफ के शमन में मधु श्रेष्ठ है, तो इसलिए यहाँ पे बता रखा है कि अगर वात दोष हो तो प्रक्षेप में शर्करा 1/4 डालनी है, किसकी, मूल जो आप क्वाथ काम में ले रहे हो उसकी, और मधु 1/16। पित्त दोष है तो दोनों में 1/8 आपको याद रह जाएगा। कफ दोष है तो शर्करा कम और मधु ज़्यादा, तो 1/16 शर्करा और 1/4 मधु काम में लेना है। इसके अलावा अपन क्या क्या डाल सकते हैं,
जीरकम गुग्गुलम शारम लवणम च शिलाजतु हिंगू त्रिकटुकम चूर्णम क्वाथे शाणोन्मितम चिबेद। कि जीरा या गुग्गुलू या शार कोई या कोई सा लवण, ठीक है, शिलाजतु, हींग डाल रहे हो अगर आप ऊपर से, या त्रिकटु चूर्ण डाल रहे हो, तो वो कितनी मात्रा में डालना है? शाण मात्रा। एक शाण बराबर होता है 3 ग्राम। ठीक है, हाँ, एक शाण बराबर, शाण की मात्रा क्या है? एक, ऐस लिख रहा हूँ, शाण से आप समझना, बराबर 3 ग्राम। ठीक है, एक शाण बराबर 3 ग्राम। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, एक शाण बराबर 3 ग्राम, ये आपको याद रखना है। फिर हम आगे बात करें क्वाथ के भेद। अब क्या है कि जो कई आचार्यों ने, जैसे टोडरानंद जी ने, और भी जगह है, ठीक है, हरित संहिता में जो है क्वाथ के अलग अलग भेद बता रखे हैं। ठीक है, तो वो आपको याद करने के लिए एक ट्रिक है, मेनोमिक्स है। तव पाक का शमशुद्दीन से विशेष लगाव था, तय से तर्पण, पा से पाचन, कैसे क्लेदन। ठीक है, शम से शमन आप याद रख लोगे, दी से दीपन आप याद रख लोगे, फिर से यहाँ पे आया तो उससे शोधन याद रख लेना, और विशेष से विशोषी। ये 7 जो हैं अलग अलग क्वाथ के भेद बताएं। अब क्वाथ के भेद किस मामले में बताएं? जितना आप द्रव्य अंश शेष रखते हैं उसके अकॉर्डिंग 7 भाग बताए हैं। ठीक है, वो अपन जब डिटेल पेड क्लास पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वाथ में आपको कितना जल शेष रखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी बता देता हूँ, जो पाचन क्वाथ है, ठीक है, पाचन क्वाथ, उसमें आपको अर्धांश जल शेष रखना है। ठीक है, जो शमन क्वाथ है उसमें 1/8 शेष रखना है। जो शोधन है उसमें आपको क्या है? 1/12 भाग शेष रखना है। तो इस तरह से जो है जो मॉडर्न एरा के आचार्य हैं उन्होंने क्वाथ के अलग अलग डिवाइडेशन कर दिए। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल अपन क्या क्या याद कर सकते हैं? पुनर्नवाष्टक क्वाथ, ये आपने बहुत सुना होगा नाम। तो पुनर्नवाष्टक क्या है? पांडु, कास, उदर रोग, सर्वांग शोथ, मेनली सूजन जिसके लगातार रहती है ना, बनी हुई रहती है पूरी बॉडी में, फुल बॉडी सूजन या फिर किसी अंग विशेष में, तो उसको पुनर्नवाष्टक क्वाथ अपन दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे ही किडनी पेशेंट्स में भी अपन दे सकते हैं पुनर्नवाष्टक क्वाथ, अच्छा काम करेगा। ठीक है, रासना सप्तक क्वाथ, रासना अपन जानते हैं वाथर होती है। ठीक है, तो वातज रोग जितने भी हो गए उनमें बहुत अच्छा काम करेगी। पेन में जो दर्द होता है उनके दर्द निवारक की तरह होता है, पेन किलर की तरह होता है रासना सप्तक क्वाथ। तो जंगा कटी ग्रह, पार्श्व पृष्ठ उरु वेदना, इनमें इसका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अपन ने कौन कौन सी कल्पनाएं पढ़ ली? स्वरस, कल्क और क्वाथ। अब हिम और फांट कल्पना अपन दोबारा ज्वाइन करते हैं तब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी वापस ज्वाइन होना है तुरंत, फिर अपन पढ़ेंगे। एंड करते हैं अभी तो मीटिंग, वापस ज्वाइन होना है।